गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर थर्ड का सेक्शन बी, जो कि 2 मार्क्स का होगा। इसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर बेंजीन इज 353.2 के, और ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ इतना दिया हुआ, मोलर मास ये दिया हुआ। देखो वैसे तो यहाँ से ही पता लग जाएगा हमें, पेन यहाँ से पता लग जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ, मतलब कि ये वाला फार्मूला लगना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जब यूज हो गया, आमतौर पे मोलर मास हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, तो आमतौर पे बॉइलिंग पॉइंट वाली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे बहुत मतलब हर बार लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो कैसे करना है, पहले तो हमने ये देखना है कि हमें ये फार्मूला लिख लेना, सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद आपने देखना है कि हमें मोलैलिटी डायरेक्ट में दी हुई है या ऐसे बताया हुआ है कि इतने ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट में डाला हुआ, तो इसका मतलब हमें इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना पड़ेगा जैसे। और इसी तरह टेम्परेचर का भी है कि हमें डायरेक्ट दिया हुआ है एलिवेशन या इसका भी फर्दर एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है कि जब हम लोग सॉल्वेंट में, आपके पास मान लो पानी है, उसमें आपने कोई चीज़ डाली सोल्यूट, मान लो नमक डाला, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, तो टीबी का मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी नॉट का मतलब सॉल्वेंट का। ठीक है, ये इसकी जगह पे आ गया। और दूसरी तरफ के एफ इंटू, और इसकी जगह जगह पे क्या आएगा, W2/M2 इंटू 1000 ओवर W1। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो उसको डिसॉल्व किया गया, मतलब कि हमारे पास W2 क्या दिया हुआ है, 1.8 ग्राम। तो M2 हमने निकालना है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग साइड पे रख देते हैं। और हमें दिया हुआ 90 ग्राम बेंजीन, मतलब कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, मतलब कि ये हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक सॉल्यूशन का एक सॉल्वेंट का। तो बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है, तो उसका मतलब हमारे पास टी नॉट बी जो दिया हुआ 353.23, और हमारे पास एक क्या दिया हुआ के बी 2.53। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कि और क्या चीज उसने बोली है निकालने के लिए, मोलर मास ऑफ। हाँ जी, अब देखते हैं, अब हमारे पास हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है मोलर मास ऑफ, नहीं निकालना नहीं है, सॉरी, मोलर मास हमें ये दिया हुआ है, ये देखो 558 ग्राम। इट मींस अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीज हमारे पास गिवन है और कौन कौन सी चीज जो है वो हमने निकालनी है। अब खुद देखोगे हमारे पास के एफ दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, M2 भी दिया हुआ है, 1000 लिख देना यहाँ पे, W1 भी ये देखो ये दिया हुआ है। तो इस तरफ देखो, इस तरफ हमारे पास ये वाली चीज जो है ये दी हुई है, ये निकालनी है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इस सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इस टेम्परेचर को दूसरी तरफ ले जाके, ये यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ जाके ये इस वाली रकम में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास टी भी आ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का आ जाएगा। होप आपको पता लग गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट compound is dissolved in 25 gram of acetone, the solution boils at 56.86 degrees Celsius, while pure acetone boils at 56.38 degrees Celsius under the same atmospheric pressure. Calculate the molar mass of the compound. Kb is this. अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी सेम वही वाला क्वेश्चन है, एक तरह का देखा जाए तो। देखते हैं इसमें क्या है, तो मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे। हमारे पास है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाली चीज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमें दिया हुआ W2।
1.8 ग्राम। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि मुझे m को यहाँ पे m के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। m की जगह पे लिख देंगे W2 बटा M2 इंटू 1000 ओवर W1। तो ये 1.8 ग्राम हो गया। उसके बाद हमारे पास W1 क्या हो गया 25 ग्राम। ये देखो ये सॉल्वेंट एसीटोन दिया हुआ है, इसका वेट भी दिया हुआ है। सोल्यूशन बॉयल्स एट, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया वो कितना 56.86 डिग्री सेल्सियस। और एसीटोन प्योर का कितना दिया हुआ है, प्योर का दिया हुआ 56.38 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस में से ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से ये निकल के हमारे पास क्या चीज निकल के बाहर आ जाएगी, डेल्टा टीबी से निकलेगा इन दोनों के डिफरेंस में से कि सॉल्वेंट का इतना था, जब सोल्यूट डाला तो इतना हो गया, तो कितना एलिवेट हुआ, कितना टेम्परेचर बढ़ा, इतना बढ़ा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और हमारे पास क्या निकालना, क्या हमने कैलकुलेट दी मोलर मास। यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये हम लोग ऐसे यहाँ पे फिल करेंगे, देखो डेल्टा टी भी पता लग गया, के बी भी हमें दिया हुआ है, W2 बटा M2 इंटू 1000 बटा W1। तो ये वाली चीज हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे और इसको इस पूरे को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यूज आपको पता लगी है, वो पुट करके आपने ये आंसर निकाल लेना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 58% सल्फ्यूरिक 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, द डेंसिटी गिवन है हमें, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो बहुत सिंपल सा, मैं ऐसे क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में आए हुए हैं, स्पेशली पंजाब मोड में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो 15% सल्फ्यूरिक, देखो सबसे पहले तो हमने जो पूछा गया ना उसका हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं। ये चीज हमेशा याद रखो, किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम है कि पता लगाना इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जैसे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसने आपको बोला कि यहाँ पे मोलैरिटी निकालो। ये देखो ये मोलैरिटी निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दूंगा W2 बटा M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मुझे ये 3 चीजें चाहिए तभी मैं मोलैरिटी को निकाल सकता हूँ। अब मेरे को तो सिर्फ दिया हुआ है 15% सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस 15% सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में प्रेजेंट है। तो अब करना क्या है, अब देखो ये हमारे पास सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूट का गिवन मास हो गया, मींस मुझे W2 तो पता लग गया 15। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे पता लगेगा, क्योंकि मुझे ये पता हमारा सॉल्यूट कौन सा है, इसका कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। ये आता है यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास सभी का फिल करके एटॉमिक मास और टोटल जोड़ कर लेना। जैसे इसका 1 होता है तो 2 हो जाएगा, इसका 32 होता है, इसका 16 इंटू 4 64 आ जाएगा, तो टोटल सभी का करके 98 ग्राम आ जाएगा। तो ये भी आ गया। अब लास्ट में रह गया हमारे पास W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, जो वेट ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन में से अगर मैं सोल्यूट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब 100 में से मैंने 15 को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 85 ग्राम। अब ये भी आ गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप फिल कर दो, इसमें इसमें और इसमें, तो आपके पास मोलैरिटी निकल आएगी। होप आपको पता लग गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm mercury is this, how much sucrose is to be added to the 500 gram of water such that it boils at this degree Celsius। और हमें ये क्या दिया हुआ, एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ वाटर का। कोई बात नहीं, पहले तो हमने सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल को देखना है तो हमें दिमाग में ये लेके आना कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कौन सा फार्मूला लगेगा। अब आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ तो इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि ये एलिवेशन इन वर्ड से ही पकड़ लोगे कि इसमें तो ये वाला फार्मूला लगेगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि फॉर्मूले में हमें कौन कौन सी चीज दी हुई है, क्या हमें फॉर्मूले को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखने की जरूरत है या सीधी सीधी वैल्यू हमें दी हुई है। तो जैसे अगर आप फॉर्मूले को ध्यान या स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा क्या क्या हमें दिया हुआ और क्या क्या हमें नहीं दिया हुआ।
अब इसके बाद देखते हैं हम, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास उसने क्या हुआ कि 500 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर आमतौर पे सॉल्वेंट का काम करता है और उसमें सुक्रोज ऐड की हुई है। उसने क्या हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे मोलैरिटी को तो पहले एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा, और इसको भी मैं देख लेता हूँ साथ ही कि इसको मुझे एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो डेल्टा टी बी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूशन का कि उसमें सुक्रोज कितना डालें कि 100 डिग्री पे वो बॉयल हो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये होगा टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के इंटू W2 बटा M2 इंटू 1000/W1। अब हम देखेंगे क्या क्या चीज हमें पता है निकालना। हमने क्या है, हमने निकालना कि कितना सुक्रोज का वेट ऐड करें। सो हमें सिर्फ ये चीज निकालनी है, ये वाली चीज। इसका मतलब सारी बाकी चीजें हमें न्यूमेरिकल में दी होंगी। तो अगर आप इसको पढ़कर देखोगे तो आप देखोगे कि हमें ये टेम्परेचर दिया हुआ डिग्री सेल्सियस, ये किसका दिया हुआ बॉइलिंग वाटर पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट हमेशा होता है, इसका हमें ये वाली चीज जो है वो गिवन है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, कहता है हम कितना सुक्रोज डाल लें कि ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है। इसका भी हमें पता लग गया, मतलब ये दो चीजें हमें पता लग गई। अब इस के हमें दिया हुआ है, के बी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हमें गिवन है। W2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट मेरे पास कौन सा है, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या आता है, C11H22O11। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सभी का, इसका इसका और इसका मास जोड़ के, तो ये 342 ग्राम आएगा। तो ये 342 ग्राम यहाँ पे फिल कर देंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 500 ग्राम। तो सारी चीजें पता लग गई। तो अब रह क्या गया, सिर्फ और सिर्फ W2 है जो हमने अभी तक नहीं भरा है। तो ये W2 को यहीं पे रखो। अब यहाँ पे भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये चीज आप भर दोगे, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो चीज जहां पे पड़ी है वहीं की बड़ी वहीं पे रहने दो। इसको काट दूं, ये आपने यहाँ पे पड़ा। अब दूसरी तरफ देखो, के बी यहाँ पे ऊपर है, तो के बी को दूसरी तरफ क्या करो, नीचे ला के लिख दो। और ऊपर क्या था W2 के साथ, ये 1000 है, 1000 को भी इधर नीचे ला के लिख दो। अब ये M2 और W1 नीचे है, ये दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो इसको यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दो। और यहाँ पे आप क्या करो, M2 को भी मल्टीप्लाई कर दो और W1 को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरी तरफ अकेला कौन रह गया, W2। इसका मतलब जो भी ये चीज सॉल्व होएगी वो हमें क्या बताएगी, वेट ऑफ द सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट हम डालेंगे तो वो 100 डिग्री के ऊपर जो है वो बॉयल करेगा। ठीक है बेटा, होप आपको ये पता लग गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक मिनट पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, स्पेस बन जाएगी थोड़ी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, सोडियम क्लोराइड solution freezes at lower temperature than water but boils at higher temperature than water। हाँ जी, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या लगनी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने इसका रीजन बता देना है। हमने अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके बेस के ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किया है वो कौन सी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब कम होना। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। अब इसमें आप अगर आप सल्यूट डालते हो तो ये सल्यूट क्या करेगा, वो जाके बीच में एडजस्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये इवेपोरेट हो रहे हैं। अब जो सल्यूट मैंने डाला है तो वो सल्यूट क्या करेगा, हो सकता है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो, मीन वो वेपर ना बनाता हो। तो वो क्या करेगा, अब सल्यूट जब इसमें डाला मैंने तो उसके मॉलिक्यूल अंदर सेट हो गए, कहीं कहीं पे, कहीं यहाँ पे भी आ गए बीच बीच में। तो अब क्या हो गया, जहां पर पहले काफी सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सतह के ऊपर से सारे के सारे, जैसे पहले ये सॉल्वेंट थे तो ये इवेपोरेट कर रहे थे। अब क्या हो गया, अब थोड़ी सी मात्रा कम होगी इवेपोरेशन की। तो कहने का मतलब है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा।
वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि वेपर्स कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दोनों का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम हो गया सॉरी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब ये तो पता लग गया कि सोडियम क्लोराइड को क्वेश्चन में था कि जब हम लोग कहाँ पे गया क्वेश्चन, हाँ जी, जब बॉयल करते हैं तो वाटर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर वाटर तो रहा नहीं, वाटर में मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो सोडियम क्लोराइड के वेपर नहीं बनते हैं या बहुत ही कम बनते हैं, तो वो क्या होगा, वो खुद तो पेपर बनाएगा नहीं, पर ये जो बना रहे थे बेचारे, इनको भी उसने रोक दिया, उनके लिए जगह कम कर दी उड़ने के लिए, इस एस्केप होने के लिए। क्योंकि हम कह सकते हैं कि व्हेन sodium chloride is dissolved in the water, the solute particles prevent the solvent molecules from the from forming the from escaping, या ऐसे कह लो कि जो, या ऐसे बोल सकते हो आप कि जो सोडियम क्लोराइड है वाटर में, वो क्यों बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देता है, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एस्केप होने के लिए, मतलब वेपर स्टेट में जाने के लिए। तो इस वजह से फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बट वही अगर हम लोग, ये मान लो वाटर है, और वाटर हमें पता है कि ये 0 डिग्री के ऊपर फ्रीज होता है। अब जब मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, अब यहाँ पे तापमान कम होने की बात हो रही है। अब जब मैं इसको फ्रीज करने लगूंगा, मतलब इसका टेम्परेचर मान लो वाटर का 25 डिग्री था, तो मैंने इसमें सोडियम, हमें पता है कि जब वाटर को मैं ठंडा करूंगा, फ्रीज करूंगा, तो ये 0 डिग्री पे जम जाएगा। बट अगर सोडियम क्लोराइड डाला होगा तो वो क्या होगा, वो 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत लेट जाके वो वाटर जो है वो फ्रीज होगा। अब इसका रीजन हम क्या बताएंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है वाटर में, वो क्या करता है, मतलब जो ये जो एक तरह का सल्यूट ही है ना, ये सल्यूट क्या करता है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने को रोकता है। क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड से जब कोई चीज सॉलिड होती है तो हम सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे की और पास आ जाते हैं सॉलिड में। बट ये क्या कर रहा है, जो मैंने सल्यूट डाला है, ये उनको पास आने को रोकता है। इट प्रिवेंट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फॉर्मिंग द सॉलिड। इस वजह से ये जो क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो सोल्यूशन होता है वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है देन वाटर, मतलब कि वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि वाटर का अगर अगर मान लो ये यहाँ पे वाटर 0 डिग्री पे है इस वक्त, या इसमें सोल्यूट 25 डिग्री पे है सपोज करो, यहाँ पे भी वाटर 25 डिग्री पे है। इस तरफ मैंने टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दिया सल्यूट डाल के, तो इस तरफ मैंने सल्यूट डाल के बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये जितने तापमान पर बॉयल होता है उससे ज्यादा पे होगा, और ये जिस तापमान पे फ्रीज होता है उससे कम पे जाके, और कम पे जाके फ्रीज होगा। होप आपको ये आंसर पता लग गया होगा कि इसका ये हमने लिखना है। सिंपल शब्दों में ये लिखना है कि जो सोडियम क्लोराइड है जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट दीज सल्यूट पार्टिकल्स प्रिवेंट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करते हैं, किसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉलिड बनाने के लिए, सॉलिड बनाने से, फ्रॉम फॉर्मिंग सॉलिड। और जो दूसरी तरफ है बॉइलिंग पॉइंट के केस में, कि जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो हमारे पास ये जो क्यों कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्योंकि जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है एस्केप करने के लिए, वेपर स्टेट में जाने के लिए, इसलिए फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर्स बनते नहीं है तो ज्यादा हमें हीट करना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब बेटा हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। हाँ जी, कहाँ पे क्या क्वेश्चन, हाँ जी ये अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। हाँ जी, अब इसमें आप ध्यान से पढ़ो, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है वो, कि हमें सिग्निफिकेंस बताओ कि KH की क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब कि अगर आपके पास हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है तो उसकी हमें क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे लिए हमें क्या पता लगेगा। देखो KH की सिग्निफिकेंस ये है कि KH से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कितनी है। जैसे अगर हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड दिए हुए हैं जैसे हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितनी कह लो कि हायर वैल्यू होगी KH की एट गिवन प्रेशर, उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम होगी। मान लो आपको दो गैसेस दी हुई हैं और दोनों गैसेस का आपको KH पता है,
जिसका KH ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब आप सोचोगे कि ये मैं कैसे बता रहा हूँ, किस बेस के ऊपर बता रहा हूँ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेन, हाँ, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये हमारे पास हेनरी लॉ है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है लिक्विड के ऊपर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कितनी मोल फ्रैक्शन है गैस की या कितनी सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर। अब अगर आप देखो ये सॉल्युबिलिटी बता रहा है गैस की, लिक्विड के अंदर कितनी गैस डिजॉल्व है, और ये KH कांस्टेंट है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो देखा जाए KH और x में एक तरह का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जितनी KH वैल्यू ज्यादा होगी उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगी, कम होगी। अब इसको आप एक एप्लीकेशन के तौर पे भी समझ सकते हो कि ये जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स मतलब कि जो कि पानी में रहते हैं, वो सर्दियों में बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि विंटर में क्या होता है, विंटर में तापमान कम है, और तापमान कम होगा तो तब कम तापमान पे क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो गैस की ज्यादा होती है। क्योंकि अब मान लो आपके पास कोई बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, ऐसे समझ लो आप, मान लो इसके ये लिक्विड है, उसके अंदर गैस है, ऊपर से ढक्कन है। अब आपने ढक्कन खोल दिया, अब मुझे पता है कि गैस बाहर निकलेगी, धीरे धीरे करके निकल जाएगी, पर अगर इसको मैं गर्म करना शुरू कर दूं तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो डिजॉल्व गैसेज है वो कम हो जाती है, वो गैस फिर घुली नहीं रहती। पर अगर मैं तापमान कम रखूंगा, अगर ठंडी रखूंगा, तो फिर ये घुली रहेगी ज्यादा देर तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, विंटर में जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस घुली रहती है, इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। पर अगर जो वार्म वाटर है, वाटर जो है वो वार्म है, तब क्या होगा, तो हमें पता है अब गर्मी ज्यादा, उसमें भी जो डिजॉल्व गैसेज है वो क्या होगी, कम होगी, तो फिर वो कंफर्टेबल फील जो है वो नहीं करते। ठीक है बेटा, पता लग गया आपको, होप इसकी सिग्निफिकेंस पता लगी होगी हेनरी कांस्टेंट की, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है KH। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट इसको रब कर दे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that time required for 99% completion is twice the required for the completion of 90% of the reaction। अच्छे से साफ कर दीजिएगा। हाँ जी, अब देखो, अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कौन सा है, ये 6 क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। हमारे पास अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला होता है 2.303 ओवर के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। बेटा जब भी, ये फॉर्मूला पहले तो याद रख लो, फिक्स है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स में हम क्या क्या चीजें निकालते हैं, इस फॉर्मूले से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा गया। जहाँ जैसे यहाँ पे हमें टाइम रिक्वायर्ड पूछा गया, इसका मतलब मैंने टी के ऊपर फोकस करना है। कहीं में मुझे के कहा जाएगा, कहाँ कहीं पे मुझे वो ओरिजिनल अमाउंट का पूछा जाएगा, कहीं पे हमें फ्रैक्शन पूछा जाएगा, तो फ्रैक्शन के लिए ये पूरा पोर्शन एज इट इज ही निकाल देना, मतलब बाकी सब कुछ फिल दिया होगा ये और ये, तो ये बात इन दोनों को उधर ले जाना है और बाद में एंटी लॉग लेके हमारे पास ए ओवर ए माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब इसको कैसे हम हल करेंगे, जब भी परसेंटेज वाले, ये बेटा एक ट्रिक की है, परसेंटेज वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपने क्या करना है, जितनी परसेंटेज दी हुई है वो एक्स की जगह पे फिल कर देनी है। जैसे मान लो, अब देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ, उसने बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ रिएक्शन, मतलब कि अब मैं इसके ऊपर टी के यहाँ पे लिखता हूँ तो 99% इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग, तो यहाँ पे ए की जगह पे मैं हमेशा 100 भरूंगा, परसेंटेज के केस में ए की जगह पे 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 2.303 ओवर के लॉग 100 ओवर 1 आ गया, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², और ये 2 फिर आगे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा
4.606 इंटू 2 टू द 4, 4.606 log 10 जो होता है वो 1 होता है, 2 तो आगे चला गया और नीचे मैं क्या लिख दूंगा k। ये चीज बन गई। अब मैं देखता हूँ 90% के लिए मेरे पास क्या बन रहा है। 90% पे मैंने फॉर्मूला लगाना है तो क्या करूंगा 2.303 ओवर k log 100। अब 90% के लिए है तो 90% में मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 90x की जगह पे। तो ये बन गया एक तरह का, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 10। 10 का क्या होगा, यहाँ पे 10 आ गया तो ये 0 और ये 0 कट गई तो log 10 आ गया। log 10 हमारे पास क्या होता है बेटा 1। तो इसका मतलब मेरे पास ये क्या बन गया 2.303 ओवर k। अब ऊपर वाली और नीचे वाली रकम को देखो, मान लो अगर ये मैं 2 जब इधर लेके गया था, इस 2 को मैं एज इट इज यहाँ पे रहने देता हूँ। सपोज करो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2.303 ओवर के। अब इस वाली को और इस वाली को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ये कट जाएगा तो पूरा एज इट इज तो सिर्फ 2 बच जाएगा। तो इसको उठा के दूसरी तरफ ले आओ डिवाइड करने पर, तो ये हमारे पास 2 ट्वाइस आ गया, जो वो कह रहा है कि ट्वाइस होता है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, हाफ लाइफ टाइम निकालना है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है 0.693 ओवर के की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि सेकंड तो टाइम के यूनिट्स है ना, तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स होगा। रेट को की सेकंड इनवर्स जो है वो के यूनिट्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कि के यूनिट्स जो डिपेंड करते हैं वो ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा सेकंड इनवर्स होंगे। तो 0.693 ओवर के, तो यहाँ पे के की वैल्यू फिल करो तो हमारे पास टी हाफ निकल आएगा। होप बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसको रब कर देते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं पढ़ता हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl 298 केल्विन इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। मोलर कंडक्टिविटी है, molar conductivity is equal to specific conductivity into 1000 over m। अगर आपको इक्वालेंट कंडक्टिविटी पूछी जाए तो यहाँ पे इक्वालेंट लिख लेना, m की जगह पे इक्वी लिख देना और यहाँ पे m की जगह पे n आ जाएगा नॉर्मेलिटी। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें कंडक्टिविटी दी हुई है। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एक ही बात है। एंड कंडक्टिविटी दोनों एक ही चीज है, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया की कह लो या स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी वो को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है, तो सिंपल कंडक्टिविटी वर्ड भी यूज करते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कंडक्टिविटी यूज किया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये मेरे पास के की वैल्यू दी हुई है। अब इसका मतलब m की वैल्यू मोलैरिटी कितनी दी हुई है, ये मोलैरिटी भी दी हुई है 0.2 मोलर, तो ये यहाँ पे फिल कर देंगे। दोनों चीजें पता है, इसको सॉल्व करके हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला जो है न्यूमेरिकल सेम एज इट इज वो वाला कर सकते हो, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दी हुई है, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और कंसंट्रेशन भी दी हुई है। वो बेटा आपको ये न्यूमेरिकल समझ लग गए होंगे। थैंक यू बेटा।